नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे अरावली में नई माइनिंग पर लगा ब्रेक। क्या ये मोदी सरकार की पर्यावरण की चिंता या डैमेज कंट्रोल का गेम? उसके बाद हम जानेंगे जामिया की परीक्षा में मुस्लिमों पर अत्याचार का सवाल पूछा तो प्रोफेसर को सस्पेंड क्यों किया गया। उसके बाद हम जानेंगे चाइना में इंडियन ब्लॉगर को क्यों बनाया गया 15 घंटे तक बंधक। उसके बाद हम जानेंगे क्या प्रदूषण के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने मानी अपनी सरकार की नाकामी। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। देखिए, अरावली का मामला अब सिर्फ पहाड़ खनन या पर्यावरण का नहीं रह गया। ये सरकार की नीयत, भरोसे और जवाबदेही का सवाल बन चुका है। चौतरफा दबाव में घिरी केंद्र सरकार अब अचानक कहती है कि पूरे अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। सवाल यह है कि यह फैसला पर्यावरण प्रेम से आया है या आंदोलन और अदालत के डर से, क्योंकि जिस सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई वाला नियम माना, वही सरकार अब अरावली बचाने की दुहाई दे रही है। ये डैमेज कंट्रोल नहीं तो और क्या है। सरकार का आदेश सुनने में सख्त लगता है। गुजरात से दिल्ली तक नई माइनिंग लीज नहीं मिलेगी, अवैध खनन रोका जाएगा, अरावली बचाई जाएगी, लेकिन आदेश में सबसे अहम सवाल गायब है। 100 मीटर वाली परिभाषा पर सरकार का रुख क्या है? क्योंकि सच यही है कि इसी एक नियम से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कागजों से गायब हो जाती हैं। और अगर पहाड़ ही अरावली नहीं माने जाएंगे तो खनन रोकने का आदेश किस पर लागू होगा? खाली हवा पर। सरकार कहती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नई जगहों की पहचान करेगी, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनेगा, जनता से राय ली जाएगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी खुद कह रही है कि उसने 100 मीटर वाले प्रस्ताव को देखा तक नहीं, तो फिर यह परिभाषा आई कहां से? और क्या एफएसआई की पुरानी परिभाषा, जिसमें 3 डिग्री ढलान वाली छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित थी, उसे किनारे कर दिया गया? असल डर यह है कि आज सरकार एक आदेश निकालकर नई लीज पर रोक लगा रही है और कल उसी तरह का एक और आदेश निकालकर ये रोक चुपचाप हटा भी सकती है। यही वजह है कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लोग सड़कों पर हैं। उन्हें पता है कि अगर अरावली गई तो पानी गया, हवा गई और मरुस्थल दिल्ली के दरवाजे तक आ जाएंगे। और यहाँ गुस्सा सिर्फ सरकार पर नहीं है, उस पूरे सिस्टम पर है जिसने सालों से अरावली को लूट के मैदान में बदल दिया है। स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण बचाने का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन जमीन पर सरकारें पहाड़ काटने के नियम बना देती है। एक तरफ ग्रीन इंडिया के नारे, दूसरी तरफ खनन के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। तो आज सवाल साफ है, क्या ये रोक सच में अरावली को बचाने के लिए है या सिर्फ आंदोलन शांत करने के लिए एक अस्थायी पैबंद है? जब तक 100 मीटर वाले नियम पर साफ जवाब नहीं आएगा, जब तक छोटी पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ये आदेश भरोसे लायक नहीं है। अरावली को कागजों से नहीं, जमीन पर बचाना होगा, वरना इतिहास यही कहेगा कि सरकार ने पहाड़ नहीं भविष्य काट दिए। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जामिया से जुड़ी है। देखिए, ये मामला किसी एक सवाल या किसी एक प्रोफेसर तक सीमित नहीं है। ये डर, दबाव और एकेडमिक्स आजादी के गला घोटने का मामला है। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क के पेपर में पूछा गया एक सवाल, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा करें। और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। सवाल पेपर में आया, सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, बिना किसी ठोस जांच के प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहारे को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या अब सच पर सवाल पूछना अपराध हो गया है? गुस्सा इसलिए है क्योंकि यह सवाल कोई नफरत फैलाने वाला नारा नहीं, बल्कि सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया जैसे विषय का सीधा हिस्सा था। सोशल वर्क पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि समाज में मौजूदा असमानता, भेदभाव और अत्याचारों पर बात की जाए। और अगर दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की समस्याएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा सामाजिक समस्या है, तो अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा और भेदभाव को सवाल में लाना गुनाह कैसे हो गया? लेकिन आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जैसे ही मुस्लिम शब्द आया, लोग तिलमिला जाते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका और भी ज्यादा चिंताजनक है। शिकायत आई, सोशल मीडिया पर दबाव बना और प्रशासन ने सबसे आसान रास्ता चुना। प्रोफेसर को सस्पेंड करो, जांच कमेटी बना दो और मामला ठंडा करने की कोशिश करो। ये वही पैटर्न है जो देश भर में दिख रहा है। पहले भीड़ नाराज होती है, फिर संस्थान घुटने टेक देते हैं। यहाँ न ये देखा गया
कि सवाल सिलेबस से जुड़ा है या नहीं, ना ये कि एकेडमिक संदर्भ इसका क्या है, बस ये देखा गया कि किसे खुश रखना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार का इसे दुर्भावनापूर्ण बताना और सोशल मीडिया पर सस्पेंशन ऑर्डर शेयर करना बताता है कि शिक्षा संस्थान अब पढ़ाई नहीं, राजनीति के अखाड़े बनाए जा रहे हैं। अगर एक सवाल से किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं तो क्या इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की आधी किताबें जला दी जाएंगी, क्योंकि वहां तो इससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाइयां लिखी हैं। छात्रों और शिक्षक संगठनों का गुस्सा जायज है। वो कह रहे हैं कि एकेडमिक इंडिपेंडेंस पर सीधा हमला है। और आज एक प्रोफेसर सस्पेंड हुआ, कल कोई छात्र सवाल पूछने से डरेगा, परसों कोई रिसर्च करने से डरेगा। डर का ये माहौल ही सबसे बड़ा खतरा है। यूनिवर्सिटी ज्ञान की जगह होती है, वहां सवाल दबाए नहीं जाते, सवालों से समाज को समझा जाता है। असल सवाल अब यही है कि क्या भारत में अब ये तय किया जाएगा कि कौन सी सामाजिक समस्या पर बात करनी है और कौन सी पर नहीं? क्या अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा करना एंटी नेशनल हो गया है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ जामिया का संकट नहीं, फिर पूरे शिक्षा तंत्र की हार है। अब बात करते हैं चाइना में इंडियन ब्लॉगर जिसे 15 घंटे तक बंधक बनाए रखा। देखिए, ये खबर सिर्फ एक ब्लॉगर की नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी, राष्ट्र की संप्रभुता और चीन की दमनकारी सोच की पूरी कहानी है। नई दिल्ली के ब्लॉगर अनंत मित्तल, जिनका यूट्यूब चैनल ऑन रोड इंडियन है, उन्होंने जो बताया है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये हकीकत है और वो भी चीन जैसे देश की। अनंत मित्तल का कहना है कि उन्होंने अपने एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था। बस इसी बात पर उन्हें ग्वांगझाओ एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। 16 नवंबर को जैसे ही वो चीन पहुंचे, इमिग्रेशन काउंटर पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पासपोर्ट देखा गया, सवाल पूछे गए, स्टिकर लगा, लेकिन तभी सिस्टम पर कोई मैसेज आया और माहौल बदल गया। अनंत को लगा ले जाकर बैठा दिया गया है, फिर शुरू हुआ डर का खेल। उन्होंने बताया कि उन्हें घंटों तक बैठा कर रखा गया। फिर बाद में 2 अधिकारियों ने कमरे में ले गए जहां उनकी पूरी तलाशी ली गई। पढ़ाई कहां से की, क्या पढ़ा, क्यों आए हो, हर सवाल ऐसे पूछे गए जैसे कोई अपराधी सामने बैठा हो। इसके बाद उनका मोबाइल, कैमरा और बाकी सारे गैजेट्स जब्त कर लिए गए। किस्मत से उनका आईपैड अधिकारियों की नजर से बच गया, जिसमें वो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर पाए। और सबसे डरावनी बात यह रही कि अनंत को करीब 15 घंटे तक भूखा प्यासा रखा गया। बार बार पानी और खाने की मांग करने पर भी कुछ नहीं दिया गया, ना कोई ऑफिशियल चार्ज, ना कोई लिखित वजह, और बस चुप्पी, डर और मानसिक दबाव। आखिरकार 15 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन तब तक वो काफी ज्यादा मेंटली परेशान हो गए थे और पूरी तरह टूट चुके थे। खुद अनंत ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। यहाँ सवाल सिर्फ अनंत मित्तल का नहीं है, सवाल यह है कि चीन किस हद तक अपनी राजनीतिक लाइन को दुनिया पर थोपना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, ये भारत का आधिकारिक और संवैधानिक स्टैंड है, लेकिन चीन इतना असहज है कि अगर कोई आम भारतीय ब्लॉगर भी ये बात कह दे तो उसे हिरासत में डाल दिया जा रहा है। और ये साफ दिखाता है कि चीन को सच में डर लगता है। अनंत मित्तल के लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर करीब 4 लाख और इंस्टाग्राम पर करीबन 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट में 3 साल पढ़ चुके हैं, वहां से उनका भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सजा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की जमीन को भारत की जमीन कहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस घटना के बाद अनंत ने कहा कि वो आगे से राजनीति से जुड़े मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाएंगे, यानी डर ने एक आवाज को चुप करा दिया। यही चीन चाहता है कि डर, सेंसरशिप और आत्मसमर्पण। आज सोचिए, एक ब्लॉगर के साथ हुआ, कल किसी पत्रकार के साथ होगा, परसों किसी छात्र के साथ। यह घटना भारत के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने नागरिकों की आवाज के साथ मजबूती से खड़े होंगे? क्योंकि अगर कोई देश हमारे नागरिकों को सिर्फ सच बोलने पर हिरासत में रख सकता है तो ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान की बात है। अब बात करते हैं नितिन गडकरी की, जिन्होंने प्रदूषण पर अपनी बात रखी और कहा कि मुझे आजकल दिल्ली में एलर्जी हो जाती है। दरअसल आज की ये खबर किसी विपक्षी नेता की नहीं है, ये खुद मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक की आत्मस्वीकृति मान लीजिए। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुले मन से कह दिया कि दिल्ली में 2 दिन रुकने पर उनका गला खराब हो जाता है, यानी जिस राजधानी में देश की सरकार बैठती है वहीं का जहर अब मंत्रियों के फेफड़ों में उतर चुका है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और कहा कि दिल्ली में 2 दिन रहने पर उन्हें गले में इंफेक्शन या एलर्जी हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण का लगभग 40% हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है, ये मंत्रालय उनके जिम्मे है। नितिन गडकरी दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली आज प्रदूषण से त्रस्त है। मैं खुद जब दिल्ली में 2 दिन रुकता हूं तो मुझे गले में इन्फेक्शन होता है। इस प्रदूषण से करीब 40% हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का है और ये मंत्रालय मेरे जिम्मे है, इसलिए इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से समझता हूं। प्रदूषण कम करने के लिए देश को जीवाश्म ईंधन यानी डीजल पेट्रोल पर से निर्भरता जल्द से जल्द घटानी होगी और साफ विकल्प अपनाने होंगे। परिवहन मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जीवाश्म ईंधन सीमित है और उनके प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या उनका इस्तेमाल कम नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है क्योंकि इनसे प्रदूषण लगभग शून्य होता है। गडकरी ने बताया कि भारत हर साल जीवाश्म ईंधन के आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है और उन्होंने इस दौरान फ्लेक्स फ्यूल कार का भी जिक्र किया जो पूरी तरह से इथेनॉल से चलती है। आप लोग जानते हैं किस तरीके से इथेनॉल को लेकर गडकरी और उनके बेटे को ऊपर कई सवाल जो है वो उठे थे। गडकरी ने यह भी कहा कि ऐसी गाड़ियां प्रदूषण कम करने के साथ साथ विदेश से मंगाए जाने वाले ईंधन पर देश की निर्भरता भी घटा सकती है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल गंभीर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली के अंदर सरकार आपकी है, नितिन गडकरी जी, और केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, हर तरफ आपकी सरकार है, तो दिल्ली में आखिर क्यों प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ने दिया जाता है। और साथ में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो आपकी सरकार इस पर क्या कर रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।